ठीक है, फाइन। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n किस तरह की होती है इक्वेशन? डेफिनेशन लीनियर ordinary differential equation of order n in the dependent variable y variable y and independent variable x. Variable x is an equation which can be expressed as a naught x dn by dxn a1 x dn minus 1 dxn minus 1 plus a2 x dn minus 2y on dxn minus 2 plus and so on plus an minus 1x dy by dx plus dnx is equal to f of x because this is where a naught x is not identically equal to 0. ये जो a naught x है ना ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? That means it should not be 0 function. It can be yes. सर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? 0 इसलिए नहीं होना चाहिए फिर ऑर्डर n का रहेगा ही नहीं, बिकॉज़ हम कह रहे हैं ना ऑर्डर n ऑर्डर n के लिए जरूरी है कि वो जो n ऑर्डर का इसमें डेरिवेटिव होगा उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, जैसे हम पॉलिनोमियल में ये थ्योरी पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही। बट यहाँ पे ये फंक्शंस की टर्म में पढ़ते हैं, वहां पे हम कांस्टेंट की टर्म में पढ़ते हैं, ठीक है? इट कैन बी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन आइडेंटिकली इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि हर वैल्यू ऑफ x पे a नॉट x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कम से कम किसी एक वैल्यू पे ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये मतलब सर यहाँ पे x मतलब जीरो हो सकता है और a नॉट x जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ फंक्शन की बात हो रही है, दिस इज अ फंक्शन। सपोज ये जो है ना ये a नॉट x, सपोज दिस इज सम सेट a, दिस इज सेट b, ये a नॉट जो है फंक्शन है, ठीक है? a नॉट इज अ फंक्शन व्हिच टेक्स वैल्यूज x, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे है ये आपकी a नॉट x, मतलब a नॉट जब किसी में फीड करेगा x पे, यहाँ पे a नॉट x, मतलब यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज आ रही है ना इमेजेस, वो सब के सब जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि this a naught is the function from suppose a to b defined with this is a naught x, this should not be equal to 0 for all x belonging to it, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब के सब वैल्यूज कहाँ पे जा रहे हैं 0, ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम कोई एक वैल्यू ऐसी भी होनी चाहिए जो नॉन जीरो पे जा रही है, ठीक है? उससे फंक्शन नॉन जीरो हो जाएगा, that is what we call as identically not equal to 0, यानी हर वैल्यू ऑफ डोमेन पे ये फंक्शन जो है वो 0, या सिंपली आप कह सकते हैं कि 0 फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? 0 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो हर एक वैल्यू को कहाँ पे लेता है 0 पे लेता है, ठीक है? फाइन, तो ये इसके लिए कंडीशन है, वी अज्यूम दैट assume that a
a1, a2, and so on, an. They are all continuous functions. They are all continuous functions. कहाँ पे हैं ये continuous functions? On a real interval. On a real interval. Which interval? A to B. X lies between A to B. And that A naught x is not equal to 0 for all x lying in A to B. मतलब डोमेन हम क्या ले रहे हैं? क्लोज्ड इंटरवल A कामा B. और हम ये कह रहे हैं कि A नॉट x जो है वो वही जो मैंने आपको कहा था आइडेंटिकली नॉट इक्वल टू 0. दैट मींस कि हर वैल्यू जो x जो कोई भी वैल्यू अगर हम A और B के बीच में लेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक वैल्यू के लिए ये क्या and that ये हर एक वैल्यू के लिए जो है should not be equal to 0, should not be equal to 0 for all x lying between A and B. So ये इसका मतलब है, ठीक है, not identically equal to 0. Had it been identically equal to 0 तो फिर ये हर वैल्यू ऑफ क्या हो जाता है, फिर ये हर वैल्यू ऑफ x के लिए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. बट कम से कम एक वैल्यू ऐसी लाइन कर दीजिए जब मैं कह रहा हूं कि सब के लिए नहीं है, इसका मतलब कम से कम एक वैल्यू है जहां पे ये नॉन जीरो नहीं, ठीक है, जहां पे ये जीरो नहीं है. अच्छा ये जो राइट हैंड नंबर है दिस fx on right hand side, this is called non-homogeneous term. So क्या कहते हैं, this is called non-homogeneous term. अच्छा if this is identically equal to 0, if f is identically, अगर ये 0 हो जाए मतलब हर वैल्यू ऑफ x पे क्या हो जाए, 0 हो जाए. if this is identically 0 then तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, then first equation will be called homogeneous equation. इसको क्या कहेंगे, homogeneous equation. कहने का मतलब ये है यदि ये जो है ये क्या हो जाता है, 0, क्या हो जाता है, 0. सपोज मैं इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, तो जब ये 0 बन जाएगा तो ये जो सेकंड इक्वेशन बनेगी इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन. होमोजेनियस इक्वेशन बेसिकली वो वाली इक्वेशन होती है जिसमें नॉन होमोजेनियस टर्म जो है वो आइडेंटिकली इक्वल टू 0 हो जाए तो 0 फंक्शन. और इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, अच्छा इसी तरह से देखिए दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन. अगर मैं क्या ले लूं फॉर n इक्वल टू 2, अगर n क्या हो जाए 2, मतलब ये जो n है अगर ये क्या हो जाए 2, मतलब 2 minus 1 and then finally we reach here, ठीक है. जैसे a naught x d2y by dx2 plus a1x dy by dx plus a2x, तो वो कौन सी हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर. सिमिलरली अगर n3 है दैट विल बी थर्ड ऑर्डर, n अगर 4 है दैट विल बी फोर्थ ऑर्डर. सो फॉर n इक्वल टू 2 जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट की बात कर रहा हूं सेकंड की नहीं, जो पहले वाली है, ठीक है. तो फर्स्ट को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट बिकम्स सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस, क्योंकि उसमें वो fx वाली टर्म की थी ना. सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन.
अगर n ट्रू हो गया तो जो फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन वो वाली जिसमें fx लिखा, so it will become second order non homogeneous linear differential equation. namely किस तरह की दिखेगी वो, शाबाश, कैसे दिखेगी, a नॉट x d2y by dx square plus a1x dy by dx plus a2x equal to f of x, equal to f of x. Now this will be second order non homogeneous differential equation, ठीक है। और अगर n equal to 2 हो तो सेकंड क्या बनेगा, it will become homogeneous, second order homogeneous linear differential equation. So मैं इसको रब कर सकता हूँ, can I rub this? आपको साफ पढ़ा जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ, if n is equal to 2 then second का मतलब क्या है, आपने वो अलग से लिखा है ना, then second वो जो मैंने fx equal to 0 किया था, then second becomes, अब second क्या बनेगी, बोलो, then second becomes second order of non homogeneous नहीं, homogeneous linear differential equation. क्लियर है, namely a naught x d2y by dx square plus a1x dy by dx plus a2x equal to, ये है आपकी सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइन। अब हमें एक थ्योरम लिखना है, उसका हमें प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ थ्योरम को हमें स्टेट करना है, इसको रब कर दूं, एग्जांपल इसकी एक देख लीजिए, dx square plus 3x dy by dx plus x cube y is equal to e की पावर x, a नॉट x क्या है यहाँ पे 1, a1x क्या है 3x, a2x क्या है x क्यूब और f of x क्या है e की पावर x. So this is your what, non homogeneous second order linear differential equation. अब अगर मैं ex को 0 ले लूं, अगर p अगर 0 ले लूं, d square y by dx square plus ex तो कभी 0 नहीं होता है, ये भी कहने से सर कहते हैं कि ex को 0 ले लो, because when we are working in, whether we are working in real world or imaginary world, but imaginary world में ये 0 हो सकता है, imaginary में हो सकता है because e की पावर 2 pi i नहीं होता है, वहां पे भी नहीं होता है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है this is not equal to 0,
we are working in real numbers or we are working in complex. जीरो तो ये कभी होता ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि रियल में ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अपने रियल में पॉजिटिव, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये क्या हो सकता है? This can be negative also. This can be negative also. जैसे आप देखिए e pi i, इसके इक्वल तो e pi i cos pi plus I sin pi. Cos pi is -1 and this is 0, so minus. ये किसके इक्वल हो गया? माइनस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी वैल्यू नेगेटिव की बात है। अब ये पॉइंट मैंने इसने को बोला बिकॉज़ मैंने आपको कहा था कि ex को 0 लेना। ex को 0 नहीं लेना है, बल्कि जो fx यहाँ पे है उसको 0 लेना है। ठीक है, fx की पोजीशन 0 हो गया, तो ये बन जाएगा आपका एग्जांपल की होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये एग्जांपल है, ठीक है। देखो आराम से। अधूरा तेरा देखो अभी तो consider nth order linear differential equation a naught x dny by dxn plus a1x plus and so on a and x is equal to f of x। आपने कंसीडर करनी है एक नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फाइन। where a0 a1 an and f are continuous real functions on a real interval, on a real interval, real interval is this, and a naught x is not equal to 0 for all x belonging to, लेकिन for all नहीं होना चाहिए इसका। for all का मतलब होता है कि किसी भी x पे ये 0 नहीं। ठीक है, पीछे भी आप इसको ठीक करना। एक होता है for all का मतलब होगा कि किसी, for any, for any x belonging to for any x belonging to a comma b।
setting and writing following and follow to set let x naught be any point of the interval this and let c0 c1 c2 cn minus 1 be any arbitrary n constant be any n arbitrary constant मतलब ये हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जब मैं वर्ड arbitrary यूज करता हूँ that means I can choose any constants from c0 to cn minus 1 as per my choice okay then there exists a unique solution there exists a unique solution of first then there will exist a unique solution of first such that this c naught जो अपनी मर्जी से मैंने चूज किया है it will correspond to value of the value of f ये वाला है value of f at x naught this c1 will be corresponding to some value of some derivative of f at x naught similarly this c2 will be equal to some double derivative of f at x naught and so on this cn minus 1 will be equal to n minus 1f derivative of f x naught and this solution is defined for entire interval or entire interval इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस कहते हैं दिस इज कॉल्ड fundamental theorem of इसकी स्टेटमेंट आपको सिर्फ याद रखनी है समझो जरा स्टेटमेंट कहती क्या है स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आपके पास सिंपली आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n दी है ऑब्वियसली नॉन होमोजेनियस है तो उस केस में क्या होगा तब ये एक जनरल फॉर्मेट दिया है मे बी इन सम केसेस fx जो है वो जीरो फंक्शन भी हो सकता है उसका हमने जिक्र नहीं किया है कि इट हैज टू बी होमोजेनियस ऑलवेज नॉन होमोजेनियस इट कैन बी homogeneous also but this is the general format okay if I have this function where a naught a1 an they are all continuous real functions on a real interval this और obviously because हमने ऑर्डर n में इसको कहा तो आइडेंटिकली ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर वैल्यू ऑफ x पे a naught x किसके इक्वल हो जाए जीरो के इक्वल हो जाए उसके बाद मैं कहूंगा लेट x naught दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि अगर x naught कोई भी पॉइंट ले लें हम इस इंटरवल में what I mean to say is that ये आपकी रियल लाइन है आपने कोई इंटरवल फिक्स कर दिया है
लेकिन पहले जरूरी है कि उस इंटरवल पे ये सब फंक्शंस क्या हों, कंटीन्यूअस। तो वो इंटरवल आपने चूज ही इस तरह से करना है कि उस इंटरवल पे आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज अगर आप ये फंक्शन ले रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपको इंटरवल अकॉर्डिंगली चूज करना है। मतलब आप इंटरवल अगर ऐसे चूज कर लोगे सपोज 1 से लेकर 3, तो ये थ्योरम जो है इसका हाइपोथेसिस सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज़ देखो 2 पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो तमाम इंटीजर्स पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जरूरी है कि जो फंक्शन भी आप यहां से चूज कर रहे हो उस पे अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस का जो कंक्लूजन है उस वो फॉलो करवाना है, तो पहले जरूरी है कि जितने भी ये फंक्शंस हैं, चाहे a0 है, चाहे a1 है, चाहे an है, या ये वाला फंक्शन है, ये सब के सब फंक्शंस क्या होने चाहिए, उस इंटरवल पे कंटीन्यूअस होने चाहिए। वंस दे आर कंटीन्यूअस, अब आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट उठा लीजिए उसके बीच में। सपोज अगर मेरा इंटरवल होता 1 to 3, तो 1 और 3 के बीच में कुछ भी उठाइए, 1.01 उठाइए, 2 उठाइए, 2.01 उठाइए, कोई भी उठाइए। अब कोई भी पॉइंट जब इस इंटरवल से उठाएंगे और अपनी मर्जी से कोई भी आप एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेंगे, तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसको मतलब वो एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, जो आपका ये फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू जब आप कहां पे लोगे, उस पॉइंट पे जो अपनी मर्जी से आपने चूज किया है, उस पे उस फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी। अब ये एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, लेकिन वो जिस ऑर्डर में भी होंगे उनमें से जो ये सी नॉट होगा, मतलब वो उन एन में से कोई जो एक होगा, इट विल कॉरस्पॉन्ड टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स नॉट। दूसरा जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स नॉट। एंड इसी तरह से जो n के n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो किसी न किसी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट जो आपने चूज किया अपनी मर्जी से उसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। and this solution is defined for entire interval from a to b। और ये सॉल्यूशन एप्लीकेबल होगा किसके लिए, जो भी पॉइंट आप a से b के बीच में लेंगे उस सब के लिए सॉल्यूशन होल्ड करेगा। समझ आइए आपको, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। इसमें मैं आपको और भी बहुत सारी एग्जांपल इसमें मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलर केस में। जैसे अब यहाँ पे n में जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, n में उतनी हमें पिक्चराइजेशन नहीं होती, इसको हम सेकंड ऑर्डर में लेके देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में लेके देखेंगे, और ये फंक्शंस जो है ये मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं लूंगा बल्कि पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस लूंगा, और इंटरवल भी मैं एक पर्टिकुलर लूंगा, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। और ये मैं आपको बताऊं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, दिस इज आल्सो अ टॉपिक ऑफ सीएसआईआर नेट। जो आपका सीएसआईआर नेट का एग्जाम होता है या सेट का एग्जाम होता है उसमें भी ये टॉपिक मेंशन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। बट वहां पे आपको एप्लीकेशन पार्ट पूछा जाता है, ठीक है, वहां पे आपको ये नहीं पूछेंगे। एक एग्जांपल यहां पे दी गई है, चलो देख ही लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल एक कुछ इस तरह से, एग्जांपल कंसीडर the initial value problem to d cube by dx cube plus x into d square y by d dx square plus dy by dx is equal to sin x with y की value at 4 is equal to 3 value of y का मतलब हो गया फंक्शन, y is function, y की वैल्यू equal to 5
the coefficients to x 3x square and minus 5 to x 3x square and this non-homogeneous term sin x are all continuous are all continuous कहाँ पे for all x from minus infinity to infinity देखो ना आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो sin x या cos x होते हैं they are universally continuous. I mean to say they are continuous in polar. Similarly to x, 3x square, they are polynomial function. This is constant function, so this is continuous. Every constant function is continuous on polar. Then polynomial functions are they are also globally continuous. तो पूरे R भी continuous हो जाएंगे. So they are all continuous for minus infinity to infinity. मतलब इसमें हमें continuity की कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं. अब जो पॉइंट हम ले रहे हैं पॉइंट देखो यहाँ पे x नॉट क्या चूज किया हुआ है डेफिनेशन में क्लोज इंटरवल इसलिए लिखा हुआ है बट यहाँ पे हम माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी वी कैन नॉट मतलब उसमें हम बेसिकली डेफिनेशन में आपको एक प्रॉपर सबसेट ऑफ r लिया गया है ठीक है बट जो यूनिवर्सली कंटीन्यूअस फंक्शंस हो गए देखो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को आप नहीं पकड़ सकते यू कैन नॉट कैच होल्ड ऑफ माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी सिर्फ इस वाले केस में या जिस आप कह सकते हो कि जिसमें माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी एक तरफ होगा उसको आपको ओपन ही रखना पड़ेगा उसको आपको ओपन ही रखना पड़ेगा अदरवाइज अगर फाइनाइट आपके नंबर देन यू हैव टू कंसीडर उस केस तो ये सभी फंक्शन कंटीन्यूअस किसमें माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में तो क्या 4 इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता ऑब्वियसली करता है तो इसका मतलब यहां तक अभी थ्योरम हमारी अप्लाई हो रही है उसका फाइनल यहां सेटिस्फाई हो रहा है द पॉइंट x नॉट इक्वल टू 4 certainly belongs to कहां पे to this interval which interval जो मैंने ऊपर आपको बताया ओके अच्छा इस केस में जो रियल नंबर चूज किए गए हैं वो रियल नंबर क्या है 3 5 माइनस 7 मैं कुछ भी चूज कर सकता हूं द रियल नंबर C0 C1 C2 तीन ही है ना C0 C1 and C2 in this problem are क्या है 3 5 and minus 7 इसका मतलब then by theorem this problem has a unique solution this problem has a unique solution this problem has a unique solution for all x such that x is lying between minus infinity to plus infinity. एक चीज मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं कि मैंने आपको थोड़ा सा गलत बताया है वो जो मैंने वहां पे लिखा था ना कैपिटल F at x is equal to c वो कैपिटल F नहीं वो स्मॉल f है वो क्या है स्मॉल f वहां पे मुझे थोड़ी सी इसलिए गलती हुई बिकॉज़ जो y है ना आप लिखना y is equal to f of x जो स्मॉल f लिखा है वो बेसिकली क्या है दैट इज y is equal to f of x जो मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है ना
dy dny अपन dxn dxn, इसी तरह से फिर dn minus 1y अपन dxn minus 1। वो जो y है वो स्मॉल f of x है, वो स्मॉल f of x है, तो वहां पे कैपिटल f of x नहीं लिखना, वहां पे स्मॉल f of x लिखना, साथ में लिख देना कि वो स्मॉल f of x क्या है, दैट इज इक्वल टू 1। फिर यहां से भी क्लियर हो रहा है, देखो y of 4 है ना, तो y of 4 मतलब ये f of x इसकी बात कर रहा है, y is equal to f of x। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो f of 4, इसको आप लिख सकते हो f प्राइम 4, इसको आप लिख सकते हो f डबल प्राइम एट 4 बिकॉज़ y is equal to f of x। इज दैट ओके? समझ आ गई आपको? तो जब भी आपको किसी भी बेसिकली देखो इसकी वर्थ क्या है, व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस थ्योरम, इस थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n के बारे में ये कमेंट कर सकते हैं कि उसका क्या है यूनिक सॉल्यूशन। और उसका यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ किसके लिए, इसका यूनिक सॉल्यूशन कोई भी x अगर हम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ले लें उस पे मैटर नहीं करता है, कोई भी हम x ले लें हर बार जो है इस प्रॉब्लम का क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन एंड इट विल बी हैविंग इट। अब बेसिकली देखो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये नहीं बताएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, अपने अपना दिमाग लगाना है। आपको ऐसे एक बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, यहाँ पे हो सकता है कोई और कंटीन्यूअस फंक्शन दे दिया जाए sin x x क्यूब e की पावर x, अब वो भी कंटीन्यूअस है वो भी कंटीन्यूअस है वो भी कंटीन्यूअस, उनका प्रोडक्ट भी कंटीन्यूअस हो जाएगा। अब बोलोगे इसके लिए तो हमारे पास कोई प्रॉपर रूल भी नहीं है, तो हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको वहां पे कोई मेथोडोलॉजी नहीं लगानी, आपने सिंपली उसको देखना है कि वो जो फंक्शंस दिए हैं a0 a1 a2 और वो जो नॉन होमोजेनियस है वो सब के सब उस इंटरवल में क्या होने चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पे लिया है 4, यहाँ पे क्या लिया है 4, यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ। व्हाट इज स्पेशलिटी अबाउट 4, फिर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में अगर मैं कोई भी यहाँ पे ले लूँ तभी थ्योरम अप्लाई होगी ना। इसी तरह से मैं 3 5 और -1/2 की जगह मैं कोई भी कांस्टेंट ले लूं तब भी ये थ्योरम अप्लाई होगी, क्योंकि थ्योरम डिपेंड किस पे कर रही है, ना तो थ्योरम इस पे डिपेंड करती है और ना थ्योरम किस पे डिपेंड करेगी, इस पे। क्यों नहीं करेगी, बिकॉज़ ये फंक्शन जो आपके कंटीन्यूअस है पूरे आर भी कंटीन्यूअस है, तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस वाले पॉइंट पे ये कंडीशन लगाओ, आपकी अपनी मर्जी, और इनके लिए तो वो भी नहीं डिपेंड करता है क्योंकि ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को हम और भी मॉडिफाई कर सकते हैं बट स्टिल इट विल बी हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज अगर हम करें तो इस शायद इसको हम अप्लाई ना कर पाए, अगर मैं सपोज यहाँ पे x की जगह क्या लिखूं greatest integral function, now this will not be applicable, why, because this is not continuous, this is not continuous, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे क्या था x था, so that means ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हेंस हम कह सकते हैं कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे देखो ये इनिशियल वैल्यूज हमारे पास दी हुई है कि y की वैल्यू 4 पे कितनी होगी, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 4 पे कितनी होगी, उसकी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 4 पे कितनी होगी, इसको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। दो किस्म की वैल्यू प्रॉब्लम्स हमारे पास होती है, आगे चल के हम पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में। एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, उनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज कितने रखते हैं, So this is solution to be continuous. मतलब Theorem is for a solution. अब देखो ना सॉल्यूशन कितने, मतलब इसका है ही यूनिक सॉल्यूशन। हाँ आप कह रहे हो कि वो सॉल्यूशन क्या होगा, इसलिए सिर्फ कमेंट करता है इस बारे में कि कितने सॉल्यूशन, ये नहीं बताता है आपको कौन सा सॉल्यूशन। एक केस में बताया जब ये जीरो हो जाएगा उस केस में एक ही सॉल्यूशन होगा और वो जीरो ही होगा, वो क्या होगा, वो जीरो ही होगा। सिर्फ एक केस में आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो, जब आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जब वो जीरो हो जाएगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो होता है ना, वो कौन सा होता है, वो तो हमेशा होता है जीरो। और ऊपर से थ्योरम ये कह रही है हमें कि एक ही सॉल्यूशन है, और एक ही सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो श्योरिटी के साथ आप सिर्फ जीरो सॉल्यूशन के बारे में कह सकते हो, बाकी आप सिर्फ इतना कह सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन, मतलब कितने सॉल्यूशन, ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में ये कमेंट करते हैं। ओके ओके फाइन।
क्वेश्चंस? जो पीछे हमने पढ़ा है उसमें से भी किसी को कोई क्वेश्चन है? यू कैन आस्क। रिव्यू जो हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन का, थोड़ा सा मैं लेट हो गया बट टुमारो आई विल ट्राई शार्प 9। कहाँ से आते हो आप? कल आप ही तो नहीं हो? अच्छा आप ये आप फिर मैं जो बात से अब सभी दूर से आते हो बच्चे। दैट मुझे भी जल्दी आना चाहिए क्योंकि मुझे नगर से आता हूँ तो दूर से आ जाते हैं। Okay then, see you tomorrow.